Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study important Indian scientific institution and their achievements. Now we will study TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो देखिए इंडिया में नेचुरल साइंस, राइट, नेचुरल साइंस, सो इंडिया में नेचुरल साइंस की फील्ड में रिसर्च हो सके, साथ ही साथ हमारे सिटीजन्स को नेचुरल साइंस का नॉलेज अवेलेबल हो सके, इसके लिए डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के एफर्ट से, राइट, दोराबजी टाटा ट्रस्ट के द्वारा 1 जून 1945 को TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को एस्टेब्लिश किया गया था, राइट। सो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च is a research institute. Also it provides this Tata Institute of Fundamental Research provides education, और ये एजुकेशन कितनी स्ट्रीम में उपलब्ध कराता है? मैथ्स स्कूल, तो मैथ्स स्कूल के द्वारा मैथ्स में एजुकेशन अवेलेबल कराया जाता है, फिर नेचुरल साइंस स्कूल हो जाएगा, फिर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्या हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस हो जाएगा। तो यहाँ पर रिसर्च की जाती है, साथ ही साथ यह एजुकेशन भी क्या करता है, अवेलेबल कराता है, मैथ्स स्कूल के द्वारा, नेचुरल साइंस स्कूल के द्वारा और टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। और इसके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए ही, राइट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को, राइट, 2003 में ऑनररी यूनिवर्सिटी का जो है स्टेटस प्रोवाइड कराया गया है। साथ ही साथ इट इज द वन ऑफ ग्रेटेस्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन की फील्ड में ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। क्लियर? सो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जून 1945 with the help of होमी जहांगीर बाबा, दोराबजी टाटा ट्रस्ट established TIFR। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। और TIFR provides education under 3 schools, मैथ्स स्कूल, नेचुरल साइंस स्कूल एंड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। क्लियर? चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन के बारे में। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, आई वुड लाइक टू टेल द न्यूक्लियर एनर्जी फर्स्ट। सी वी हैव लिमिटेड फॉसिल फ्यूल, राइट। अब फॉसिल फ्यूल में क्या किया जाता है, तो फॉसिल फ्यूल की अगर हम बात करते हैं, सो वी हैव फॉसिल फ्यूल, और फॉसिल फ्यूल में एक तो क्या हो जाएगा, कोल हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेट्रोलियम हो जाएगा। पेट्रोलियम में ही क्या हो जाएगा, विच मीन्स LPG सिलेंडर, फिर क्या हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए हमारे देश में जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो है फुलफिल हो रही है फॉसिल फ्यूल से। जैसे अगर हम देखें तो इंडिया में आज 70 to 80% इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। तो थर्मल पावर प्लांट्स में कोल का यूज करते हुए ही 70 to 80% इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो अगर हमारे पास में कोल नहीं होगा तो हमारे पास में एनर्जी भी, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी नहीं होगी। साथ ही साथ इंडिया में जितने भी व्हीकल्स हैं वो बेस्ड ऑन है पेट्रोलियम पर या डीजल पर। तो जितने भी व्हीकल्स हैं उनके लिए पेट्रोलियम एवं डीजल की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ कुकिंग के लिए नेचुरल गैस की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अब पहली चीज तो ये है कि हमारे पास में फॉसिल फ्यूल के जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। और अगर जैसे जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वैसे ही वैसे एनर्जी डिमांड भी इंक्रीज होगी। और यदि हमारे पास में फॉसिल फ्यूल नहीं होगा तो हम उस एनर्जी डिमांड को मीट नहीं कर पाएंगे। और अगर एनर्जी डिमांड मीट नहीं होगी तो हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होगा। तो फर्स्ट थिंग, हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी हमारे पास में फॉसिल फ्यूल होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास में फॉसिल फ्यूल है तो उसका भी हम एक्सेसिव यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम फॉसिल फ्यूल का एक्सेसिव यूज करेंगे तो इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस रिलीज होती हैं जो कि इन्वायरमेंट पर क्या करती हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। इसका मतलब दोनों ही चीजें क्या है, अगेंस्ट।
तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या तो हमारे पास में फॉसिल फ्यूल होना चाहिए और वो फॉसिल फ्यूल को ही हम लिमिटेड यूज के या लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको मैक्सिमम क्वांटिटी से यूज करेंगे तो एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, बैडली जो है अफेक्ट होगा, साथ ही साथ जो फॉसिल फ्यूल है वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देयरफॉर हमारे पास में कोई अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स होना चाहिए, और अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज में क्या आता है, न्यूक्लियर एनर्जी आता है। क्या आता है? न्यूक्लियर एनर्जी आता है। हमारे एनवायरनमेंट में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, राइट, जैसे प्लूटोनियम और थ्योरियम हो जाएगा। तो हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे थोरियम है, प्लूटोनियम है, राइट, उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और स्टेबिलिटी के लिए ही वह अल्फा, बीटा एवं गामा रेस को क्या करता है, इमिट करता है, राइट। तो जो जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जैसे थोरियम हो जाएगा, प्लूटोनियम हो जाएगा, राइट, यदि उन पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग हो तो उनसे उनका न्यूक्लियस क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, राइट। तो जो लार्ज न्यूक्लियस होता है वो स्मॉल न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जो मास का लॉस होता है दरअसल वही एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है या इस तरीके से जो मास है जब एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, तो उससे ह्यूज एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत सरल बात है, फिर तो थ्योरियम और प्लूटोनियम का यूज करके हमको एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहिए। बट यहां पर प्रॉब्लम इज दैट कि जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती है, राइट, न्यूक्लियर फिशन, और न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन में जो लार्ज और बिग न्यूक्लियस होता है वो दो या दो से अधिक स्मॉल न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, टूट जाता है, राइट। और जब ये टूटता है तो एक क्या बन जाती है, चेन रिएक्शन बन जाती है। अब अगर हमने इस चेन रिएक्शन को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, राइट, इफ द न्यूक्लियर फिशन विच इज द चेन रिएक्शन, यदि ये कंट्रोल हो जाती है तो इसे कंट्रोल करके हम न्यूक्लियर प्लांट के माध्यम से, किससे, न्यूक्लियर प्लांट्स के माध्यम से इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट यदि ये न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन अगर कैसी हुई, अनकंट्रोल हुई तो ये पूरा का पूरा जो जितना भी मैटर रहता है उसके सारे के सारे न्यूक्लियस टूटकर छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो कि कैसी होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है। अर्थात यही क्या बन जाता है, एटम बम बन जाता है। क्लियर? तो इस वजह से हमारे पास में एक ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम इस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकें और न्यूक्लियर प्लांट के माध्यम से एनर्जी को क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी और अगर हमारे पास में जितना भी नॉलेज है उसके आधार पर यदि न्यूक्लियर प्लांट को इस्टेब्लिश करेंगे, सो देयर इज पॉसिबिलिटी कि वही न्यूक्लियर प्लांट एटम बम के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे पूरी की पूरी सिटी क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसीलिए न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर एनर्जी को रिसर्च करने के लिए जो है हमारे पास में मैन पावर होना चाहिए और टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और यदि हमारे पास में एक बेहतर टेक्नोलॉजी होगी तो हम न्यूक्लियर प्लांट बनाकर थोरियम या प्लूटोनियम का प्रयोग करके कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर हम ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे तो इससे हमारे कंट्री की इकोनॉमिक क्या होगी, ग्रोथ भी होगी, राइट। और न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर एनर्जी में रिसर्च करने के लिए हमारे इंडिया में, राइट, जैसे हमारा देश आजाद हुआ था उस समय ही एक कमीशन एस्टेब्लिश हो गया था और उसका नाम क्या था, न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन। और इस कमीशन को एस्टेब्लिश होने में भी डॉक्टर होमी जहांगीर ने मेजर रोल प्ले किया था। सो विद द एफर्ट ऑफ डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ऑन 10 अगस्त 1948 न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड। और इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी
की फील्ड में रिसर्च करना और टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, राइट। और अगर हम देखें तो जो न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन है, ये एक इंपॉर्टेंट गवर्निंग क्या होती है, बॉडी होती है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर क्या करती है, कार्य करती है, राइट। और ये जो न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन होता है, ये सीधा प्राइम मिनिस्टर के अंडर क्या करता है, कार्य करता है। इसका वर्क क्या है तो न्यूक्लियर एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए क्या करना, प्रोग्राम को कंडक्ट करना ही न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर। तो इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में, या इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए रिसर्च हो सके, राइट, इसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 10 अगस्त 1948, 10 अगस्त 1948 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। इसलिए डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का क्या कहा जाता है, आर्किटेक्ट कहा जाता है, और ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर कार्य करता है। चलिए, तो ये तो एक गवर्निंग बॉडी थी, राइट। अब एक्चुअली रिसर्च जो होती है वो कहां पर होती है, वार्क में होती है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, राइट। सो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज अ multidisciplinary nuclear research center in areas related to न्यूक्लियर साइंस हो जाएगा, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग हो जाएगा, राइट, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, राइट। तो हमारे देश में न्यूक्लियर साइंस, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की फील्ड में रिसर्च हो सके, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो सके, उसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की स्टेब्लिशमेंट हुई थी, जिसका नाम क्या था, वार्क। इसको कब स्टेब्लिश किया गया था, 6 जनवरी 1954 को स्टेब्लिश किया गया था, और ये विद इन जो था 2-3 सालों में ये बनकर कंप्लीट हो गया था। तो इसको एक्चुअली में इसने वर्क करना स्टार्ट किया था 28 जनवरी 1957 को। तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 6 जनवरी 1954 और 28 जनवरी 1957 से इसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। क्लियर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, ट्रॉम्बे मुंबई में है, और यह है इट प्रोवाइड्स R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट इन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है उसके लिए R&D ये उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ इट डेवलप्स टेक्नोलॉजी, राइट। तो जो वार्क है वो ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है ताकि हम न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल क्या कर सके, यूज कर सके, अर्थात ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करता है, ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है जिससे हम जो प्लूटोनियम है, थोरियम है, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं या न्यूक्लियर एनर्जी है, उसका प्रयोग हम पीसफुल पर्पसेस के लिए कर सकें। तो एक तो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके, साथ ही साथ मेडिकल यूज के लिए कई आइसोटोप्स जो होते हैं उनका भी क्या हो सके, प्रोडक्ट आइसोटोप्स का भी निर्माण हो सके, साथ ही साथ कई मेडिसिन और एग्रीकल्चर में यूज होने वाले कई आइसोटोप्स का निर्माण हो सके। क्लियर। सो वार्क इज द मल्टी डिसिप्लिनरी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर इन एरियाज रिलेटेड टू न्यूक्लियर साइंस एंड न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, जिसको स्टेब्लिश किया गया था 6 जनवरी 1954 को, और इसने वर्क करना स्टार्ट किया था 28 जनवरी 1957 से। हेडक्वार्टर इन ट्रॉम्बे मुंबई। और ये क्या करता है, वार्क डेवलप्स द टेक्नोलॉजी जिसका यूज किया जाता है पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में। साथ ही साथ न्यूक्लियर प्लांट में कई आइसोटोप्स भी बनाए जाते हैं जिनका यूज मेडिसिन में किया जाता है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर में किया जाता है। अगला क्या हो जाएगा, RRCAT हो जाएगा, राजा रमन्ना सेंटर फॉर क्या हो जाएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाएगा। देखिए, इंडिया में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने क्या किया था, लीड किया था। परंतु जब होमी जहांगीर बाबा की डेथ हो गई थी, तो होमी जहांगीर बाबा की डेथ के बाद में राजा रमन्ना वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को लीड किया था। इसीलिए उनके नाम पर ही एक एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया गया था जिसका नाम क्या है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। सो RRCAT is a research and development center established under Department of Atomic Energy, Government of India। तो जो RRCAT है
यह एक रिसर्च एंड क्या है, डेवलपमेंट सेंटर है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 19 फरवरी 1984 और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उस फील्ड में रिसर्च करना, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, राइट। और यहाँ पर 2 एरियाज में जो है मेनली फोकस किया जाता है, एक तो पार्टिकल एक्सीलरेटर्स को डेवलप किया जाता है और लेजर को भी डेवलप किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल जो एक्सीलरेटर्स होते हैं वो भी क्या किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। तो RRCAT भी न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड एक क्या हो जाएगा, रिसर्च सेंटर हो जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंदौर में है। इस्टेब्लिश हुआ था 1984 में और यहाँ पर इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल जो एक्सीलरेटर्स हैं वो डेवलप किए जाते हैं। क्लियर। चलिए अब हम इसके अलावा जो अदर जितने भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो है इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा, राइट। तो देखिए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1974 इन हैदराबाद। और रिमोट सेंसिंग क्या होती है, ऑब्जर्विंग अ पर्टिकुलर प्लेस विदाउट गोइंग और विदाउट डायरेक्टली ऑब्जर्विंग दैट प्लेस। तो जब दूर से ही किसी भी प्लेस को जब ऑब्जर्व किया जाता है तो उसको ही क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग कहते हैं, राइट। तो इंडिया में रिमोट सेंसिंग के लिए 1974 में हैदराबाद में यह सेंटर डेवलप किया गया था, बट उस समय पर यह इसरो का सेंटर नहीं था, यह इसरो का सेंटर बना है 2008 में। और प्रीवियसली यह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में कार्य करता था, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के रूप में। अब इसका कार्य क्या है समझना, ये क्या है, नेशनल रिमोट सेंसिंग क्या है, सेंटर है, क्या है, नेशनल रिमोट सेंसिंग, अर्थात यहाँ पर रिमोट सेंसिंग से संबंधित जो डाटा होता है उसका एक्विजिशन किया जाता है और उस डाटा का फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, राइट। जैसे क्या हो जाएगा, एरियल रिमोट सेंसिंग हो जाएगा, रिसोर्स डाटा हो जाएगा, रिमोट सेंसिंग डाटा हो जाएगा, राइट। और साथ ही साथ जो डिजास्टर होती हैं, राइट, उनके लिए सपोर्ट भी क्या किया जाता है, अवेलेबल कराया जाता है। क्लियर। तो ये यहां पर हो जाएगा NRSC, सो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा हैदराबाद में। सो NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इस्टेब्लिश हुआ था 1974 में और 1974 में इसने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत कार्य करना शुरू किया था। 2008 में इसको इसरो के सेंटर का दर्जा दिया गया है और यहाँ पर जो रिमोट सेंसिंग है उससे रिलेटेड डाटा का एक्विजिशन किया जाता है, फिर रिमोट सेंसिंग डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स डाटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमोट सेंसिंग डाटा एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरियल रिमोट सेंसिंग डाटा। साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट एवं डिसीजन मेकिंग में भी जो है इसके द्वारा हेल्प की जाती है। अगला हो जाएगा नेशनल एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरीज, कहाँ हो जाएगा, तिरुपति में हो जाएगा। अब ये क्या है, एटमॉस्फेरिक क्या है, लेबोरेटरी है। सो नेशनल एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरीज वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1992 और कहाँ पर एस्टेब्लिश हुई थी, तिरुपति में। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, तो सीधी सी बात है, एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरीज अर्थात यहाँ पर जो इस है, राइट, एटमॉस्फेरिक साइंस में यहाँ पर क्या की जाती है, रिसर्च की जाती है। सो इट इज द प्राइमरी और फंडामेंटल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, राइट, या एटमॉस्फेयर की जो स्टडी है वो कहां पर की जाती है, NARL में की जाती है। सो नेशनल एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरीज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1992 एट तिरुपति और यह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर कार्य करता है और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए जो है फंडामेंटल रिसर्च की जाती है। क्लियर। अब अगला हो जाएगा DRDO हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। जैसा कि इसका क्या नाम है, डिफेंस, राइट। तो इंडिया की डिफेंस जैसे आर्मी, नेवी एंड क्या हो जाएगा
एयरफोर्स, उसके लिए टेक्नोलॉजी की रिसर्च की जाती है, साथ ही साथ न्यू टेक्नोलॉजी को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, राइट। सो DRDO इज द कंट्रीज लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च रिलेटेड टू डिफेंस ऑफ इंडिया, राइट। सो डिफेंस की फील्ड में, ठीक है, डिफेंस की फील्ड में रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन हो जाएगा, DRDO हो जाएगा। और DRDO को एस्टेब्लिश किया गया था 1958 में, और इसको टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन आर्मी एंड डिफेंस साइंस इंस्टीट्यूट के रूप में क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। तो टेक्निकल डिपार्टमेंट किसका, टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन आर्मी एंड डिफेंस साइंस इंस्टीट्यूट। तो इंडियन आर्मी एंड डिफेंस साइंस इंस्टीट्यूट था, उसके टेक्निकल डिपार्टमेंट के रूप में 1958 में इसको क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और वर्तमान समय में यह दिस इज द स्पेशल क्या है कि फंक्शंस एज एंसिलरी यूनिट ऑफ द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो वर्तमान समय में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एंसिलरी यूनिट है, उसके रूप में DRDO कार्य करता है। और DRDO की हमारे देश में 51 क्या हो जाएंगे, लेबोरेटरीज हो जाएंगी, जहां पर डिफेंस की फील्ड में, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, या फिर क्या हो जाएगा, मिलिट्री हो, उसके लिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं या जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसमें से कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हो जाएंगे, या फिर जो जितने भी वेपन्स होते हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है, मॉडर्न तरीके से उनको डेवलप किया जाता है, राइट। चाहे आर्टिलरी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो, उनको डेवलप किया जाता है। साथ ही साथ जो मिसाइल्स के न्यू टेक्नोलॉजी है वह भी यहीं पर डिफाइन की जाती है, राइट। चाहे ड्रोन बनाना हो या फिर कोई कम्युनिकेशन डिवाइस बनानी हो, वो DRDO में ही बनाई जाती है। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ गया। तो देखिए DRDO हमारे देश की रिसर्च जो है, डिफेंस की फील्ड की रिसर्च एंड क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, जिसको एस्टेब्लिश 1958 में किसके रूप में, इंडियन आर्मी एंड डिफेंस साइंस इंस्टीट्यूट के टेक्निकल डिपार्टमेंट के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। इसकी 51 लेबोरेटरीज हैं, और ये लेबोरेटरीज जो हैं वो डिफेंस के लिए, आर्मी, नेवी और मिलिट्री के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हो जाएंगे, या विभिन्न प्रकार के वेपन्स हो जाएंगे, और मिसाइल्स टेक्नोलॉजी हो जाएगी, राइट। इन सब के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करते हैं और तैयार करते हैं। अगला हो जाएगा नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। दरअसल ये PPT पुनः क्या है, रिपीट हुई है। अभी हमने समझा था नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1992। कहाँ पर, तिरुपति में की गई थी। और यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक होता है, राइट, एटमॉस्फेरिक साइंस में यहाँ पर एटमॉस्फेयर की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है, और यह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर कार्य करती है, राइट। तो इट इज मेनली रिलेटेड टू रिसर्च ऑफ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर की क्या की जाती है, रिसर्च की जाती है। क्लियर। अब अगला हो जाएगा IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हो जाएगा। अब हमने देखा था कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, राइट, और स्पेस टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट को डिजाइन किया जाता है, उसको लॉन्च व्हीकल के माध्यम से किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है, और इसी स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए ही हर एक देश में एक स्पेस एजेंसी होती है। बट बहुत कम ऐसे देश होते हैं जहां पर ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन अवेलेबल कराता है और डिग्री प्रोवाइड कराता है। दरअसल ISST ऐसा ही क्या हो जाएगा, एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हो जाएगा। तो यह एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी की फील्ड में एजुकेशन क्या करता है, उपलब्ध कराता है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या की जाती है, रिसर्च की जाती है। सो ISST इज द एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहां पर स्पेस टेक्नोलॉजी की फील्ड में एजुकेशन उपलब्ध कराया जाता है और रिसर्च की जाती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है,
तिरुवनंतपुरम में है और इसको 2007 में 14 सितंबर को एस्टेब्लिश किया गया था। और साथ ही साथ इट इज द फर्स्ट स्पेस यूनिवर्सिटी इन इंडिया एज वेल एज एशिया। सो एशिया और इंडिया की ये फर्स्ट क्या हो जाएगी, स्पेस यूनिवर्सिटी हो जाएगी और यह है इसरो तथा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के स्पॉन्सर द्वारा या के द्वारा स्पॉन्सर की जाती है। क्लियर। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन उपलब्ध कराया जाता है और रिसर्च की जाती है। दिस इज द फर्स्ट स्पेस यूनिवर्सिटी इन इंडिया एज वेल एज एशिया, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 14 सितंबर 2007 को और हेडक्वार्टर कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो वर्तमान समय में कौन है, डॉक्टर के.एस. दास गुप्ता हो जाएंगे। अगला क्या हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट क्या हो जाएगा, सेंसिंग हो जाएगा। राइट। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग को एस्टेब्लिश किया गया था 1966 में और किस में, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के द्वारा। सो IIRS Indian Institute of Remote Sensing was established in 1966 under the aegis of Survey of India Department। और ये क्या है, इंस्टीट्यूट है। तो एक तरीके से इंडिया में रिमोट सेंसिंग के लिए यह जो है क्या उपलब्ध कराता है, एजुकेशन उपलब्ध कराता है। सो IIRS इज द रिमोट सेंसिंग। राइट। तो यह रिमोट सेंसिंग के लिए जैसे नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल क्या करता है, एजुकेशन ये अवेलेबल कराता है। ठीक है। ये थोड़ी लाइन जो है ये जम नहीं रही है, तो कुल मिलाकर हम सीधा कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए यह पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का एजुकेशन क्या करता है, उपलब्ध कराता है। राइट। और ये नेशनल रिमोट सेंसिंग क्या है, एक मेजर इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। यहां पर एजुकेशन और साथ ही साथ क्या कराई जाती है, ट्रेनिंग भी अवेलेबल कराती है। साथ ही साथ इसका प्रयोग रिमोट सेंसिंग के लिए, जियो इंफॉर्मेशन के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इस इंस्टीट्यूट की जो नॉलेज है उसका यूज किया जाता है। क्लियर। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि रिमोट सेंसिंग के लिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का एजुकेशन उपलब्ध करवाता है। साथ ही साथ यह एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग भी अवेलेबल कराता है और इस तरीके से इस जो इंस्टीट्यूट है उसका प्रयोग रिमोट सेंसिंग, जियो इंफॉर्मेशन और नेचुरल रिसोर्सेज डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इसके नॉलेज का यूज किया जाता है। क्लियर। अगला हो जाएगा CISR, राइट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा। तो देखिए किसी भी कंट्री में साइंस जब तक इवॉल्व नहीं हो सकती है जब तक कि वहां पर अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूशन ना हो, साथ ही साथ वहां पर लेबोरेटरीज ना हो। अब देखिए अगर लेबोरेटरीज होंगी तो डेफिनेटली साइंस में एक्सपेरिमेंट करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बट लेबोरेटरीज भी फेयर तरीके से कंडक्ट होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार सुना है कि वुहान में जो लेबोरेटरी थी वहीं से कोरोना क्या हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है। तो कुल मिलाकर ये है कि लेबोरेटरीज कैसे एस्टेब्लिश होना चाहिए, लेबोरेटरीज के कैसे रेगुलेशंस होना चाहिए, रूल्स होना चाहिए, वो उनको दरअसल मैनेज करने के लिए ही CSIR को क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिसर्च को 1942 में एस्टेब्लिश किया गया था और ये क्या हो जाएगा, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, दिल्ली होता है। और ये हमारे इंडिया में लेबोरेटरीज को एस्टेब्लिश करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी फंक्शनिंग को मॉनिटरिंग करने के लिए ही यह ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कार्य करता है। और 39 लेबोरेटरीज और 50 से ज़्यादा स्टेशन है वो CSIR के इंडिया में फैले हुए हैं, जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। समझ में आ गया। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1942 और ये एक क्या है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इंडिया में साइंस को डेवलप करने के लिए, राइट, साइंस
और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ही, इंडिया में लेबोरेटरीज के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए ही इस बॉडी को 1942 में क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। और इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली में है। तो यह लेबोरेटरीज के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, रेगुलेशन के लिए, कंट्रोल के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। CSIR की 39 लेबोरेटरीज हैं, साथ ही साथ मोर देन 50 क्या है, स्टेशन हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। पहला सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, फिर सेंट्रल कमीशन फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये कहाँ है, श्री पिलानी में है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है, फिर सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता में है, फिर एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका रीजनल जो लेबोरेटरी है वो कहां पर है, भोपाल में है। फिर टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर कहां है, लखनऊ में है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली में है। केमिकल लेबोरेटरी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहां है, पुणे में है। और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा, राइट। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड द मेजर इंपॉर्टेंट इंडियन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, साथ ही साथ उनके कंट्रीब्यूशन और ऑब्जेक्टिव्स को भी हमने समझ लिया है। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू।